नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सूत्र पर चलते हुए शहरों में अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी सौगात दी है और 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सूबे की 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की अप्रूवल दे दी है। सीएम ने यह घोषणा करते हुए कहा कि कॉलोनियों के रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है। अब कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम 6 मीटर के रास्ते होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाले कॉलोनियाँ भी सरकार अप्रूव करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। सीएम ने बताया कि 1856 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बाद इनमें मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराया जाएगा। पंचकुला से महेंद्रगढ़ तक और यमुनानगर से सिरसा तक अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2017 से 2019 तक 685 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है। सीएम ने कहा अनाधिकृत कॉलोनियों में मकान खरीदने पर दिक्कतें आती हैं, इसलिए सरकार द्वारा इस कदम को उठाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 2014 से पहले की बात करें तो पिछली सरकार तो उस दौरान की 874 और हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान की 1100 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है। वहीं 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम जारी है। सीएम ने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने अपने बजट में किया था। अगर और भी बजट की जरूरत पड़ी तो सरकार उसे पूरा करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 जुलाई 2022 तक कई लोगों ने सेल एग्रीमेंट करवाया था। इस दौरान हमने आगे के लिए इस प्रक्रिया को बंद कर दिया था, लेकिन अब ऐसे लोगों की रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। सीएम ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल क्षेत्र 4% से अधिक हो सकता है। जिन आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल क्षेत्र पहले ही 4% से अधिक विकसित है या कमर्शियल गतिविधियों के लिए आवंटित अथवा पंजीकृत है, उन कॉलोनियों को भी अतिरिक्त शुल्क के साथ नियमित किया जाएगा। लेकिन इसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंकेट हॉल आदि शामिल नहीं होंगे। हमारे शहरों में और शहरों से बाहर भी बहुत से एरियाज में लोग बाग अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में या तो कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग जो डेवलपर्स हैं वो बना लेते हैं, या कुछ लोग उन कॉलोनी को बनने के बाद अपने मकान खरीद लेते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में मकान खरीदने के बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं वो जो उपभोक्ता है अर्थात जो जिसने मकान बनाया उसको भी आती हैं। शहर के नाते भी सब लोगों को मिलकर के जो अभ्यास उसका उनका होता तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट जो है अनप्लैंड, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियाँ, क्योंकि उतने मकान भी जिस कीमत पर लोगों को चाहिए, जिस कॉस्ट के हिसाब से चाहिए, उतने न तो डेवलपर्स लाइसेंस लेके बना पाते हैं और HSPP का भी एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियां बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं
उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटकी रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनियाँ हमने नियमित की थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से वो सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें ला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है, अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो इस प्रकार से इसको कुछ छूट देते हुए 10 फुट हो गया, 3 मीटर और 10 फुट, तो 10 फुट में तो एक गाड़ी ही निकल सकती है, 2 गाड़ियाँ तो निकल भी नहीं सकती हैं। तो अगर एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम इसलिए किया है कि क्योंकि लोग बना चुके हैं, इसलिए अगर उनको अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें ये कठिनाई की आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज 450 कॉलोनियाँ जो है अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं, ऐसी चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2200 कॉलोनीज 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो मैंने बताया इसमें बाकी भी बचे हैं। जो बड़े जिले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 जिले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 है। ये जब 150 से ऊपर हैं, बाकी 150 से कम भी हैं। तो आगे इसमें और भी विभाग को मैंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज की ही कॉलोनीज हैं, उनको अप्रूव किया करते थे, लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो टाउन कंट्री प्लानिंग ने वहाँ सारी शर्तें देखने के बाद उनको अप्रूव किया है और वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे उसके बाद उसको एचआरडीए के माध्यम से वहाँ उन कॉलोनीज को विकसित किया जाएगा। तो इतनी जो कॉलोनीज हमने अप्रूव की हैं अभी, इसके ऊपर विशेष खर्चा भी, क्योंकि केवल डेवलपमेंट चार्ज से तो पूरा हो नहीं पाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट चार्ज कम आते हैं। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान ऐसी जो कॉलोनीज हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे, लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूएलबी की और टाउन कंट्री प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे।
टाउन कंट्री प्लानिंग जो साइज रखा है छोटे से छोटा, 2 एकड़ की अलग थलग जो कॉलोनी है उसको भी अप्रूव कर दिया है। 2 एकड़ से नीचे उसी कॉलोनी को अप्रूव किया गया है जो किसी ऐसी कॉलोनी पहले से बनी है उसके साथ लगती है। अप्रूव्ड कॉलोनी पहले है लेकिन उसके साथ 1-1.5 एकड़ का कोई है, उसको साथ लगती कॉलोनी को भी कर दिया है ताकि उसकी जो सेवाएं हैं रास्ते की बाकी सब पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ वो जोड़ा जा सके। जो जिसको कहना चाहिए स्टैंड अलोन 2 एकड़ से कम नहीं किया है, तो 2 एकड़ से ऊपर की सब कॉलोनीज वो की हैं। कहीं कहीं अप्रूव्ड कॉलोनीज में पहले कुछ कमियां ये रह गई थी कि बीच बीच में जो खाली प्लॉट थे उन खाली प्लॉट को भी अनअप्रूव्ड श्रेणी में माना गया था। अब उन्होंने तय किया कि किसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर कोई छोटा आइसोलेटेड एक प्लॉट अनअप्रूव्ड की श्रेणी में था, उनको भी सबको अप्रूव कर दिया है ताकि वो जो बीच बीच में अनअप्रूव्ड की श्रेणी दिखा करके और कुछ खेल भी चलते थे वो खेल सारे हमने बंद कर दिए हैं। इन सब कॉलोनीज को हमने कहा कि पहले तो शर्त थी कि वहाँ कोई एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना करके वो यानी अप्लाई करे। बाद में बहुत जगह पर वो बना नहीं पाए हैं और बनाई तो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उस शर्त को हमने खत्म किया कि अब कोई भी उस कॉलोनी के 5 नागरिक जिनका मकान उसमें है वो मिल करके अगर अप्लाई करते हैं तो उस कॉलोनी को रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और इन कॉलोनीज का जो शुल्क है डेवलपमेंट चार्जेस, उसके अंदर दोनों ने विभागों ने अपना अपना अलग अलग रखा है। पहले से जो यूएलबी का है वो सीधा सीधा कि जो वहाँ का रेट है यानी कलेक्टर रेट, उस कलेक्टर रेट का 5% जो है डेवलपमेंट चार्ज जब भी उनकी कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इंतकाल होता है या कोई और उनको जरूरत पड़ती है उसी समय वो जमा करा सकते हैं। पहले चाहें तो पहले भी करा सकते हैं, कराना मना नहीं है, बल्कि पहले कराने का एक लाभ ये भी होता है कि आज की दर के ऊपर 5% को देना होगा। मान लो अगर वो देर करते हैं और बाद में वो कलेक्ट्रेट बढ़ जाता है तो फिर बढ़े हुए दर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कलेक्ट्रेट है इसकी संभावना साल दर साल बदलने रहने की होती है, तो बदलने का वजन आगे न पड़े इसलिए मैं तो अपील यही करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उस डेवलपमेंट चार्ज को जमा कराएं ताकि उनका जो बोझ है वो समाप्त हो जाए। फिर भी अगर कोई नहीं कर सकता तो बाद में भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कोई होती है तो उसके समय उसको जो किया जाएगा। हमने पिछले दिनों में जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनकी सेल डीड को भी बंद किया था, और सेल डीड को इसलिए बंद किया था कि कम से कम आगे कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप ना हो। ये हमने 1 जुलाई 2022 को किया था। उस समय एक विषय आया था कि 1 जुलाई 2022 तक भी कुछ लोगों ने सेल एग्रीमेंट कर लिए थे या उससे पहले जो एग्रीमेंट टू सेल कर लिए थे, तो उसको हमने तय किया कि जिनका पहले से सेल एग्रीमेंट टू सेल अगर ये किया हुआ है सेल डीड वगैरह, तो उसको बेचा हुआ माना जाएगा, उनको भी उसमें रजिस्ट्री उसकी बाद में कराई जा सकेगी। हम यहाँ पर आपको जिला अनुसार उसका एक मैप दिखाएंगे कि किस जिले में किस शहर में क्या स्थिति है, और इसी दौरान यहाँ के कार्यक्रम से मैं जो हर स्थान पर आज हमने कॉलोनी के हिसाब से या कहीं कहीं नगर के हिसाब से वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उन नगरों में या उन जिला केंद्रों में उस जिले की अथवा उस निगर की कॉलोनीज वहाँ के स्थानीय जो आयोजक हैं उसको दिखा सकेंगे। और अब हम वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर के आपके सामने पूरे जो प्रदेश का ये जो नक्शा है ये आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ में जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उन लोगों का आभार करते हुए और यहाँ उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं कहता हूँ। और अब ये जो जिला अनुसार इसका एक स्लाइड है वो दिखा दीजिए। और ये जो ग्रीन एरिया है ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर आगे किसी प्रकार की अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनाना ये वर्जित है। उस पर हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करेगा कि यहाँ कोई कॉलोनी और नई न बने, और नई योजना में जिसको भी कॉलोनी बनानी है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले ही हमने एक दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना जो लागू की थी उसके अंदर बहुत कम ईडीसी का या बाकी खर्चे कम करके किए थे, और भी डिपार्टमेंट इसके अलावा कुछ सस्ती कॉलोनीज बन चाहे कम खर्चे से, तो ऐसा कोई प्रावधान करने के लिए मैंने कहा है ताकि गरीब व्यक्तियों को और मकान सुविधा से मिले। सरकारी तौर पर हमने ये भी विचार किया कि हर जिले में 5000 मकान
आवश्यकता के हिसाब से कहीं कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे। 1 लाख नए मकान बनाने का भी हमारा प्रावधान चल रहा है। उसमें HSPP कुछ उनके पास ज़मीनें हैं उसके ऊपर, और वो प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उसको हम आगे लागू कर सकें। आज में फरीदाबाद में 59, फतेहाबाद में 16, गुरुग्राम में 3, हिसार में 20, झज्जर में 25, कैथल में 30, आपको सब लिखित मिलेगा, करनाल में 2, कुरुक्षेत्र में 25, नूह में 35, पलवल में 31, पानीपत में 22, रेवाड़ी में 14, रोहतक में 32, सिरसा में 9, सोनीपत में 35 और सबसे ज़्यादा है यमुनानगर में 92 92। प्लॉट्स में जो तो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ तो प्लॉट हो या मकान हो उसका जो कलेक्ट्रेट होगा उसके हिसाब से 5% है। टाउन कंट्री प्लानिंग ने एक डिफरेंस रखा है कि जहाँ मकान बना है उसका तो 5% ऑफ कलेक्ट्रेट, जहाँ प्लॉट है उसका 8% है ऑफ कलेक्ट्रेट। पानीपत है। इसमें ये जो पीला एरिया है इसको आज रेगुलराइज किया है और रेड वाला अभी भी शेष बचा है। ये जो ब्राउन है ये कोर एरिया है। कोर एरिया यानी पुराना शहर जिसकी रेगुलराइजेशन ना पहले कभी संभव थी ना आज है। वहाँ तो छोटे घर पुराने बने हुए हैं, कोई 100 साल से, कोई 150 साल से, तो इसलिए इसमें कोई नियम उस प्रकार का लागू नहीं है। वो जो लोकल पहले है जैसा चल रहा है, जो सुविधाएं उनको मिली है वही मिली है। हाँ, बहुत पुरानी भी हैं और बहुत कॉलोनीज तो ऐसा है वहाँ कई तरह के विवाद, जैसे जमीनों के मालिक कौन हैं इसके कारण से भी रुकी रही। आज बहुत शहरों में निकल कर के आ रहा है कि वहाँ जो जमीन होती है शामलात जमीनों के ऊपर कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। उस समय किसी ने ध्यान नहीं किया और अर्बन लोकल बॉडीज वहाँ भी अपना सारा कुछ कर रहे हैं। कई जगह वो रेगुलर हो गई, कई जगह नहीं हुई। कहीं लोगों ने जमीन बेच दी, कहीं म्यूनसिपैलिटी के बाहर हो गई, कहीं अंदर हो गई। हजारों कॉलोनी है, इसलिए इसका कोई डाटा रखा नहीं जा सकता। आगे न बने, हमारा फोकस इस पर है। नहीं, अंतर है। अंतर ये है, अब हमने उसका एक प्रावधान कर दिया है नियमों में। नियम में जो 7A है, 7A में एक प्लॉट हमने तय कर दिया, इससे छोटे प्लॉट की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। क्या एरिया तय किया वो? 1 एकड़ है। 1 एकड़ से छोटे प्लॉट की अब उसको स्पेशली बताना पड़ेगा कि 1 एकड़ से छोटा है, अगर वो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर एग्रीकल्चर की ही रजिस्ट्री हो सकती है। अगर 1 एकड़ से छोटा है तो भी उसको स्पेसिफिकली अपना एक सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। उसके ऊपर मोहर भी लगेगी कि ये अगर अनअप्रूव्ड एरिया है तो एग्रीकल्चर है तो होगी, एग्रीकल्चर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो लेने वाले के ऊपर भी एक बैन लग गया कि मुझे अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट लूंगा तो कभी इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये पहले कभी नहीं किया गया, ये पहली बार किया। और फिर रजिस्ट्रेशन जो है उसको हमने प्रॉपर्टी आईडी के साथ लिंक किया है। प्रॉपर्टी आईडी आज उन्हीं की बनेगी जिनकी प्रॉपर्टी है। नई प्रॉपर्टी आईडी वो नहीं बन पाएगी जिसने आज से बनाना शुरू किया होगा। और अब रजिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर्टी आईडी के साथ लिंक होगा, तो दोनों बातें हो गई। 7A के कारण से भी नहीं और प्रॉपर्टी आईडी नहीं है तो उसके कारण से भी रजिस्ट्री नहीं। तो रजिस्ट्री ही नहीं है, कल को कोई भी उसका वो करेगा। और डिपार्टमेंट्स अपने ढंग से उसके अंदर अपनी एक फोर्स खड़ी करेंगे कि जो इस प्रकार की इलीगल एनक्रोचमेंट को ना होने दें। क्योंकि आज तक जब हम डिमोलिश करते हैं तो एक ही प्रश्न होता है कि जब बनाई थी उस समय क्यों नहीं किया, ये प्रश्न आता है। तो आज हमने उसके ऊपर एक ताकीद की है कि बनाने नहीं दिया जाए। हाँ, लोगों को लाइसेंस्ड कॉलोनीज की सुविधा दी जाए ताकि लोग एक प्लान्ड तरीके से रहने के लिए जगह तो हर किसी को चाहिए। और उसमें थोड़ा अगर ज़्यादा भी खर्च होता है तो उस खर्च के लिए उनको बैंक से लोनिंग ये कराने का भी प्रावधान करेंगे। सस्ती किस्तों पर भी देना होगा, देंगे। गरीब मकान जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, गरीबों को मकान उस योजना में दिए हैं। आगे भी हमने आग्रह किया कि उस योजना को और विस्तार दिया जाए ताकि वहाँ से कुछ सैंक्शन और मिल जाए हमको। वो सैंक्शन मिलेगी ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं भी मिलेगी तो हरियाणा की अलग योजना बनाएंगे ताकि गरीब आदमियों को कुछ सहायता दे करके भी उनके मकान बनवा सकें। सीएम ने बताया कि इसके अलावा पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क किए गए हैं वो अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 8% तथा विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5% देय होगा। पालिका क्षेत्र में विकास शुल्क सभी तरह के क्षेत्र पर 5% होगा।
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर डेनमार्क में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के जरिए डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न जॉब रोल में युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार का युवाओं पर खास फोकस है। उन्हें रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और लगातार उठाए भी जा रहे हैं। ऐसे में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर डेनमार्क में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के जरिए डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न जॉब रोल में युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। सीएम ने कहा, शैक्षिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच साझेदारी के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल सेट को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस एमओयू से न केवल राज्य के आर्थिक विकास में योगदान होगा, बल्कि कुशल मैन पावर के आदान प्रदान से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री खुद समय समय पर युवाओं से सीधा संवाद करके या अन्य तरीके से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते रहते हैं। आज जो युवा पढ़ा लिखा घर में बैठा है, उसकी स्किलिंग, जैसा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जो चर्चा की, राज नेहरू जिसके वाइस चांसलर है, इसकी कल्पना हमने की कि हमारा युवक शिक्षक बैठा है घर में, लेकिन वो करना कुछ नहीं जानता, उसके पास हुनर नहीं है। तो उसको हुनर देना, तो हमको केंद्रीय जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चला, उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल मिशन तक सीमित ना रह करके हमने उसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से चीजों को और आगे बढ़ाया जाए। उद्योग जगत का उसके साथ हमने संबंध बनाया, उनके साथ एमओयूज किए। आज 150 के लगभग उद्योग ऐसे हैं जहां हमारे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके एमओयूज हुए हैं, ताकि उसमें से हजारों युवकों को हम स्किलिंग करा करके उनकी प्लेसमेंट वहां करा सके। तो इस प्रकार से ये सारे विषय हमने उद्योग के साथ जुड़ करके किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आई, हमारे यहाँ हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि बेस्ट प्रेफर्ड एक डेस्टिनेशन देश और दुनिया के निवेशकों के लिए बना है। यहाँ कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम उत्तर भारत के प्रदेशों में बहुत आगे हैं, और हमारे यहाँ लैंड चूंकि दिल्ली कैपिटल एरिया के नजदीक होने के नाते से जरूर महंगी है, तो उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि लैंड खरीदने की बजाय लीज बेसिस पर लैंड, सरकार जमीन खरीद के या पंचायतों की हमारी जमीन लीज बेसिस पर भी हम एंटरप्रेन्योर्स को वो दिलवाएंगे, ऐसा हमने प्रावधान किए हैं। बिजली की कोई हमारे पास कमी नहीं है, वाटर सप्लाई भी उद्योग के लिए जितना आवश्यक है वो सब हम दे रहे हैं। जहां तक वर्कफोर्स की बात है, इस वर्कफोर्स में यानी रोजगार युवकों को मिले, क्योंकि आखिर किसी प्रदेश की एक जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि वहां के युवकों को रोजगार मिले। उस रोजगार में जहां कहीं स्किलिंग की आवश्यकता है, वो प्रावधान अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। अभी 2 साल इसमें हुए हैं, काफी हमने इसमें काफी कुछ किया है, लेकिन और गुंजाइश इसमें हम करेंगे। हमने सक्षम युवा योजना ये शुरू की, उसके अंदर 100 घंटे प्रति महीने का काम देने की योजना जो बनाई, 1,04,000 युवकों को हमने इसमें काम दिलाया है। हमने स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लगभग 4,000 युवकों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्होंने काम शुरू किया है। इसी प्रकार से मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 14,000 करोड़ रुपए का लोन हरियाणा के युवकों ने उठाया है। आखिर लोन उठाया है तो कहना कि कुछ ना किसी उद्योग के नाते, लघु उद्योग, छोटा एमएसएमई कुछ शुरू करेंगे तो उसमें से हमारे इस उद्योग को सपोर्टिव एक फैक्टर मिलेगा। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार देने के नजरिए से हाल ही में हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना 2023 योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है। इस योजना के शुरू होने से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कि युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार अपने राज्य के अंदर ही प्राप्त हो जाए। युवाओं को रोजगार लघु विभाग और सूक्ष्म विभाग में दिया जाएगा। हरियाणा युवा नौकरी का उन सबको लाभ मिलेगा जिनके तहत उन सभी बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। कोविड-19 संक्रमण की वजह से जिनके पास रोजगार के अवसर बंद हो गए हैं, लेकिन अब इस योजना के अनुसार आपके पास आय के साधन प्राप्त होंगे। साथ ही साथ हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना 2023 के अनुसार हरियाणा राज्य सरकार द्वारा उन सभी कंपनियों को प्रति माह बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने पर
3000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि कंपनियां अपने यहां अधिक से अधिक रोजगार देने पर जोर देंगे, जिससे कि उन्हें सरकार द्वारा प्रति बेरोजगार को नौकरी देने पर भी राशि उपलब्ध होगी और काम करने के लिए आसानी से लोग उपलब्ध हो जाएंगे। जो उम्मीदवार हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें पहले आवेदन करना होगा। चलिए, हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं?